ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। आज के सेशन के अंदर राजस्थान का भौतिक प्रदेश के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण से। तो सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक प्रदेश का जो वर्गीकरण किया था वो डॉक्टर वीसी मिश्रा ने किया था, और इनके पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक थी। और उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में डिवाइड किया था। वो निम्न प्रकार से: पहला, नहरी सिंचाई प्रदेश; दूसरा, पश्चिमी शुष्क प्रदेश; तीसरा, अर्ध शुष्क प्रदेश; चौथा, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश; पांचवा, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश; छठा, अरावली प्रदेश; सातवां, लूणी प्रदेश। इसके बाद में 1971 के अंदर रामलोचन सिंह ने वापस राजस्थान के 3 प्रकार से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटते हैं, और वो निम्न प्रकार से, यानी बड़े प्रदेश, मध्यम प्रदेश, उप श्रेणी प्रदेश, और वापस इनको उपभागों में विभाजित किया। वो इस प्रकार कि बड़े प्रदेश को 2 भागों में, यानी पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान; मध्यम प्रदेश को उन्होंने वापस 4 भागों में डिवाइड किया: पश्चिमी मरुस्थल, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या फिर हाड़ौती प्रदेश, जो वर्तमान में इन चारों को ही पढ़ाया जाता है। इसके बाद में उप प्रमुख गौण प्रदेश, उन्होंने 12 और 13 उप प्रदेशों को बांटा। अब फाइनली वर्तमान में जो पढ़ाया जाता है, भौतिक जो प्रदेश पढ़ाया जाता है, ये जो थ्योरी दी थी ये दी प्रोफेसर तिवारी और हरि मोहन सक्सेना ने दी थी। और वो अपनी जो एक बुक होती है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, और उन्होंने इस पुस्तक 1994 के अंदर लॉन्च की थी। वो ऊंचावच के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में डिवाइड किया था, और वो निम्न है: उत्तरी पश्चिमी राजस्थान यानी मरुस्थल प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। इसके बाद अपन बात करेंगे कंप्लीटली उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, यानी इनका निर्माण से लेकर और कितने जिले हैं और कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है, और इसके जो टोटल जो कंसेप्ट है, यानी कितने इनके उपभागों में डिवाइड किया। सारी जो जितनी भी जो कंप्लीट इनके जो पॉइंट बनते हैं, फैक्ट बनते हैं, वो सारी बातें चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसका जो निर्माण हुआ था वो इयोसीन काल एवं या प्लेस्टोसीन युग में माना जाता है, और मरुस्थल के 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ खारे पानी की झील सर्वाधिक है। और थार का जो मरुस्थल है विश्व का एकमात्र जीवित मरुस्थल है, और थार मरुस्थल की उत्पत्ति मानी जाती है ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल जो प्रदेश जो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल का ही पार्ट है। थार का जो मरुस्थल है 2 देशों में विस्तृत है, भारत और पाकिस्तान, और कुल मिलाकर 2,33,100 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है डेजर्ट, यानी थार का मरुस्थल। और राजस्थान के पश्चिम भाग के अंदर कुल मिलाकर 13 जिलों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के में जो राजस्थान के जो राज्य आते हैं वह श्रीगंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर और सीकर, बाड़मेर, झुंझुनू, जालौर, चूरू, पाली और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। और थार के जो मरुस्थल में भारत के संदर्भ में बात करूँ तो भारत में कुल मिलाकर 4 राज्यों में विस्तृत हैं, जिसमें राजस्थान सबसे ज़्यादा मरुस्थल का विस्तार है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी इनका विस्तार है। इसके बाद में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश राज्य के 4 संभागों यानी बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर में फैला हुआ है। और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में सर्वाधिक जो जनसंख्या जो घनत्व है वो 103 है, और राज्य के कुल क्षेत्रफल का यहाँ पर यानी 61.11% भूभाग पर 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती हैं। और इनकी जो अधिकतम जो लंबाई है इस थार के मरुस्थल की वो 640 किलोमीटर है। अब उत्तरी पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को वापस यानी 2 भागों में बांटा गया, और 2 भागों में जो डिवाइड करने वाली जो रेखा है वो है 25 सेमी वार्षिक वर्षा रेखा, और वो डिवाइड
शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश में यानी डिवाइड होती हैं। और अब अपन बात करेंगे शुष्क प्रदेश या फिर मरुस्थल प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। तो शुष्क प्रदेश या रेतीला प्रदेश, इन वापस इसे दो उपभागों में डिवाइड किया गया। एक का नाम है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, दूसरा का नाम है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बालुका का मतलब होता है मिट्टी और स्तूप का अर्थ होता है टीले या धोरे या टीबे। तो बालुका यानी रेत के टीबे जहाँ युक्त हैं यानी है वहाँ पे इस प्रदेश को अपन बोलेंगे बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। और जहाँ पे बालू के टीले नहीं हैं, रेत भी नहीं है, बालू यानी के साथ यानी टीले नहीं हैं, तो इसे अपन बोलेंगे बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। सबसे पहले लेते हैं बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। तो कुल मिलाकर शुष्क जो प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है जिसमें से 58.5% भूभाग बालुका स्तूप युक्त प्रदेश का हिस्सा है। इसमें अपन जो पढ़ेंगे कि भाई बालुका स्तूप के प्रकार, बालुका स्तूप प्रकार मतलब यानी टीलों के प्रकार यानी धोरों के प्रकार कैसे होते हैं। सबसे पहले दरियन, जैसलमेर में स्थानांतरित बालुका स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, दरियन कहा जाता है। और अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप होता है वो पवन की दिशा के क्या होते हैं, समकोण होती हैं। और कहाँ पाया जाता है, तो रावसर और सुरतगढ़ और चुरू में सर्वाधिक इसका देखने को मिलता है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप को। अनुदैर्ध्य जो बालुका स्तूप होती हैं वो वायु की दिशा के समांतर होती हैं और ये सर्वाधिक जो रामगढ़ जैसलमेर में पड़ता है, जोधपुर और बाड़मेर में देखने को मिलता है। और इसके जो अन्य नाम हैं, अन्य नाम यानी पवनानुवर्ती बालुका स्तूप या रेखीय बालुका स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में पैराबोलिक बालुका स्तूप यानी बरखान बालुका स्तूप के समान होता है, ये संपूर्ण राजस्थान में मिलता है। इसके बाद में सबर काफीज बालुका स्तूप, ये झाड़ियों के आसपास जो आकृति बनती हैं इसे अपन सबर काफीज बालुका स्तूप कहा जाता है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है बरखान। तो बरखान किसे कहते हैं, तो अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप होती हैं, उसे अपन बरखान के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ मिलती हैं, तो सबसे ज़्यादा ये चूरू, भालेरी, चूरू का भालेरी, लूनकनसर, सूरतगढ़, जैसलमेर जिलों के अंदर इनका सर्वाधिक विस्तार है। इसके बाद में बालुका स्तूप के प्रकार यानी तारा बालुका स्तूप जो मोहनगढ़, पोकरण, सूरतगढ़ में इसका विस्तार है। और इसके बाद में नेटवर्क जो बालुका स्तूप है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से लेकर हरियाणा के हिसार जिले तक यानी पाया जाता है। अगला सीप, सीप होता है बरखान के निर्माण के दौरान यानी जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है उसे सीप कहा जाता है। अगला बाप बोल्डर। तो बाप बोल्डर देखिए क्या होता है कि बाप तहसील है जोधपुर जिले की, तो जोधपुर बाप क्षेत्र के आसपास हिमानी निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं, उसे बाप बोल्डर के नाम से जाना जाता है। अब इसका दूसरा पार्ट यानी शुष्क मरुस्थल प्रदेश का दूसरा पार्ट है जिसका है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। कुल मिलाकर यानी 41.5% यानी ये अपना हिस्सा रखता है। इनका जो विस्तार है पोकरण, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर और पंचभद्रा यानी बाड़मेर तक यानी इसका कुल मिलाकर विस्तार है। जिस तरह यानी पोकरण ये यहाँ पोकरण आ गया, यहाँ पे फलौदी आ गया, यहाँ पे पंचभद्रा आ गया, ठीक है ना। तो ये बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पे पथरीला मरुस्थल है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ बालुका स्तूप नहीं है यानी बालुका टीले नहीं है। तो है क्या, यहाँ पे अपन पढ़ते हैं। पहला देखिए अपन हमादा, यहाँ पथरीला मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। और इरक बालुका मिट्टी या फिर जो स्तूपों से युक्त जो मरुस्थल है वो इरक कहा जाता है। और इसके बाद में रेग, रेग होता है बालुका युक्त पथरीला जो मरुस्थल होता है उसे रेग कहा जाता है। और इसमें अपन पढ़ेंगे लाठी सीरीज क्षेत्र। तो प्राकृतिक जलपट्टी या फिर सेवण घास पाई जाती हैं और इस फील्ड के अंदर उसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। इसका जो विस्तार है जो है पोकरण से मोहनगढ़ के बीच 60 किलोमीटर ये लंबी है लाठी सीरीज क्षेत्र। और इसमें सर्वाधिक जो पाई जाती हैं सेवण घास पाई जाती हैं। इसके बाद में आंकलवुड फॉसिल पार्क जो जीवाश्म उद्यान है और टर्शियरी कालीन चट्टानों से निर्मित, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के भंडार मिलते हैं। चांदन गांव नलकूप है, यहाँ पे नलकूप है जो मीठे पानी यहाँ पे निकलता है
जिसे राजस्थान का थार का गढ़ा कहा जाता है। इसके बाद खड़ीन। खड़ीन मुख्यतः जैसलमेर की पाली वाले ब्राह्मणों द्वारा जो जलाशय होता है जहाँ से कृषि करते हैं। मरुदान यहीं पर स्थित है, जो गुड़ावन पक्षी की शरण मानी जाती हैं। और पलाया जो झीलें भी यहाँ पे मिलती हैं, जो अस्थायी जो वर्षा का जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसे प्याला झील कहते हैं। अब अपन पढ़ते हैं उत्तरी पश्चिम मरुस्थल जो प्रदेश के बी पार्ट को। प्रथम ए पार्ट अपन कर लिया, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश आ गया। अब है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इनको वापस 4 भागों में बांटा गया। पहला घग्गर मैदान, दूसरा शेखवाटी प्रदेश, तीसरा नागौरी उच्चभूमि, चौथा लूणी बेसिन। सबसे पहले पढ़ते हैं घग्गर मैदान। घग्गर मैदान का जो विस्तार है वो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिला आता है। यहाँ प्रमुख नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे नहर है और इम्पोर्टेंट नहर यहीं इस जो प्रदेश से ही गुजरती हैं या पानी से सिंचाई होता है, वो है गंगानगर नहर, इंदिरा गांधी नहर और राजीव गांधी नहर। इसका जो नाम भी सिद्धमुख नहर के नाम से भी जाना जाता है, और भाखड़ा नहर। और यह घग्गर नदी के अपवाय क्षेत्र को कहा जाता है, इसलिए अपवाय क्षेत्र यानी जो यहाँ पे गुजरती हैं, इसलिए इस यानी प्रदेश को घग्गर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला शेखावाटी प्रदेश। तो शेखावाटी प्रदेश का जो विस्तार है सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले आते हैं। और यहाँ के स्थानीय भाषा में जोड़ा कुएं को यानी जोड़ा कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लिख लेना। तो यहाँ की जो स्थानीय भाषा में जोड़ा ये लोग कुएं को कहते हैं, ठीक है, तो ये आप ऐड कर लेना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं, तो राजेंद्र सिंह को जोड़े वाला बाबा कहा जाता है। और बीड़ चारागाह भूमिया को कहा जाता है यहाँ पे। इसके बाद है नागौर उच्च भूमि। इसमें जो पढ़ते हैं तो कुबड़पट्टी या बांकापट्टी, और ये नागौर जायल से अजमेर के मध्य में स्थित है। और इस क्षेत्र में जो पाए जाने वाले फ्लोराइड युक्त जल पट्टी को कुबड़पट्टी के नाम से जाना जाता है। और यानी इस क्षेत्र में जो रहने वाले जो लोग हैं, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो हड्डियाँ होती हैं उसमें टेढ़ापन आ जाता है, उसके दांत होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। इसके बाद चौथा लूणी बेसिन, जो गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र को प्रदेश को लूणी बेसिन भी कहा जाता है। इसके बाद में रन और टाट यानी अस्थायी जो प्याला झील व दलदली भूमि यहाँ पे प्रमुख हैं। यानी कह सकते हैं कि रन और टाट किसे कहते हैं, तो अस्थायी जो प्याला झील के जैसी होती हैं, दलदली भूमि होती हैं, उसे अपन रन और टाट कह सकते हैं। और यहाँ के प्रमुख जो रन कौन कौन से हैं, तो कानोट, ब्रह्मसर, भाकरी, पोखरण, ये जो मैं कहूँ कि भाई जो रन हैं ये जैसलमेर में पड़ते हैं, और थोप बाड़मेर में है, और बाप जोधपुर में है, ताल छापर और पनिहार ये चुरू में स्थित है। इसके बाद में दूसरा जो इनका जो भौतिक जो प्रदेश उन्होंने बांटा था, जिसका नाम था अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश यानी पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। इसका जो मैं कहूँ कि ये गोंडवाना जो युग के समकालीन माना जाता है इसे। और अरावली प्रदेश को निम्नलिखित 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें दक्षिण अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, उत्तरी अरावली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। इस क्षेत्र में यानी 9% भूभाग पर 10% जनसंख्या निवास करती हैं। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप से मिनिकॉय द्वीप से यानी अरावली पर्वत श्रृंखला का उद्गम माना जाता है। और यह राज्य की प्राचीनतम वलित एवं विशिष्ट पर्वत श्रेणी है। ये राज्य की नहीं बल्कि विश्व की ये प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला में से एक है। और पर्वतमाला को हम भारत की महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है इसे। और कुल मिलाकर 13 जिलों में विस्तृत है। अब अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में स्थित रायसीना की पहाड़ियाँ तक यानी विस्तृत है। और रायसीना के जो पहाड़ियाँ हैं वो दिल्ली में हैं। और रायसीना की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो भवन
इसी रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। कुल मिलाकर 692 किलोमीटर इनकी लंबाई में विस्तृत है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो खेड़ ब्रह्म और जो सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक यानी लगभग 550 किलोमीटर लंबाई तक विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला की औसत जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है और जहां वर्षा की जो मात्रा है 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर औसतन होती हैं। और अरावली पर्वत को प्रादेशिक आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, वो अपने पहले ही भी चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली राजस्थान में खेतड़ी से लेकर सांबर झील तक फैली उत्तरी अरावली का विस्तार जो जयपुर, अलवर, सीकर, दौसा, झुंझुनू, करौली और सवाई माधोपुर। तो कुल मिलाकर जयपुर संभाग के 5 जिले और करौली और सवाई माधोपुर को जोड़कर यानी 7 जिले में यानी उत्तरी अरावली का विस्तार है। उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च जो शिखर है जिसका नाम है रघुनाथगढ़, 1055 मीटर इनकी जो हाइट है और ये शिखर में स्थित है। उत्तरी अरावली की जो प्रमुख जो चोटियाँ हैं और हाईएस्ट जो टॉप है वो पढ़ेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट टॉप जो चोटी है जिसका नाम है रघुनाथ, जो शिखर में 1055 जो मीटर इसकी जो हाइट है और मालखेत शिखर में पड़ती हैं। इनकी जो हाइट है वो है 1052 मीटर। इसके बाद लोहागढ़ झुंझुनू में 1051। तो ये याद रख लेना बहुत अच्छी तरह से कि रघुनाथ में 1055 है, 3 घटा देते हैं तो मालखेत आ जाता है 1052 और 1 घटा देते हैं तो लोहागढ़ यानी झुंझुनू। और इसके बाद में खो जयपुर में 920, हरस सीकर में 820 और बावाई जयपुर में 792 मीटर। बावाई झुंझुनू, ये दोनों याद रख लेना कंसेप्ट, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर एग्जाम में भी पूछी जाती हैं और एक बार भी आरएस के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देखने को मिला था। और झुंझुनू 780 मीटर। इसके बाद में मनोहरपुरा जयपुर में है 747 मीटर इसकी हाइट है। विराट जयपुर 704 मीटर इसकी हाइट है और जयगढ़ जयपुर में है 748 मीटर इनकी हाइट है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप से, ये याद कर लेना। इसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है वो मध्य अरावली में इनके उपभाग में डिवाइड किया गया और इसका जो विस्तार पढ़ते हैं देखिए। सांबर झील से लेकर टोडगढ़ अजमेर तक या नागौर से फैली मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर अजमेर जिले का तारागढ़ 870 जो मीटर ऊंची जो चोटी है। और मध्य अरावली को ही मेरवाड़ा की पहाड़ी भी कहा जाता है। मध्य अरावली की जो चोटियां हैं सबसे पहली गोरखजी या टोडगढ़ अजमेर 933 मीटर इनकी सबसे हाईएस्ट टॉप मैं कहूँ कि हाइट है। और सेकंड टॉप आती है तारागढ़ जो अजमेर में 837 मीटर और नागपहाड़ अजमेर 795 मीटर। इसके बाद में दक्षिण अरावली। तो दक्षिण अरावली टोडगढ़ से लेकर सिरोही तक फैला दक्षिणी अरावली का विस्तार पाली, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर जिले में विस्तार है इनका। अरावली का विस्तार अधिकतम जो विस्तार है वो उदयपुर जिले में है। और एक याद और रख लेना, न्यूनतम विस्तार पूछे तो आ जाता है अजमेर। क्या आ जाता है? अजमेर। तो ये अजमेर भी याद रख लेना। राज्य का सबसे ऊंचा जो पठार है उड़िया का पठार, वो कहाँ पड़ता है? तो ये सिरोही में पड़ता है। राज्य की सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है ये राज्य का ही नहीं, ये पूरे अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर। इनकी जो हाईएस्ट हाइट है वो 1722 मीटर है और कई बार एग्जाम में 1722 की जगह 1727 भी आते हैं। और यानी इसे पूरे 2 भागों में बांटा जा सकते हैं। एक तो है मेवाड़ पहाड़ियाँ, दूसरी है आबू पर्वत की पहाड़ियाँ। और अब अपन जो पढ़ते हैं इनकी हाईएस्ट टॉप जो हाइट वाली जो चोटियां हैं कौन कौन सी देखें। सबसे पहले गुरु शिखर जो सिरोही में पड़ती है 1722 मीटर। और कई बार है ना अक्सर फिट में पूछा जाता है, तो फिट में कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 5650 फीट इनकी क्या है फिट में, यानी इनकी हाइट है। इनके बाद में शेर सिरोही में पड़ती है और 1597 मीटर। और
दिलवाड़ा सिरोही में पड़ता है, 1440 मीटर इनकी हाइट है। और जरगा ये पड़ती है उदयपुर में, 1437 मीटर इनकी हाइट है। अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर। और आबू सिरोही में पड़ती हैं 1295 मीटर। कुंभलगढ़ राजमंद में 1224 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में 1017 मीटर। कमलनाथ सिरोही में पड़ता है 1001 मीटर। और सूदा जो पर्वत है जालौर में 991 मीटर इनकी हाइट है। इसके बाद में राजस्थान के प्रमुख यानी अपन पढ़ेंगे नाल यानी दर्रे, या फिर बोलते हैं हिमाचल में इसमें दून बोलते हैं, ठीक है ना। तंग जो रास्ता होता है उसे अपन नाल कह सकते हैं या फिर दरा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एक संकड़ा दो घाटियों के बीच में एक तंग और संकड़ा जो रास्ता होता है उसे अपन क्या कहते हैं, दरा। तो अजमेर में सूरा नाल, उदयपुर में फुलवारी नाल या हाथी नाल, राजमंद में सोमेश्वर नाल, हाथी गुड़ा नाल या कमली घाट, और पगलिया जिलवा नाल ये मेवाड़ राजमंद से मारवाड़ पाली को जोड़ता है। बरनाल या पाली से अजमेर ब्यावर जोड़ती है। तो ये याद कर लेना, नाल आ जाए या दरा आ जाए या दून आ जाए, इसका एक ही सेम मीनिंग है। इसके बाद में तीसरा जो उन्होंने भौतिक प्रदेश बताया था वो पूर्व मैदान के नाम से उन्होंने डिवाइड किया था। और ये देखिए, यह मैदान 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं और कुल मिलाकर 23.03% भूभाग पर यह फैला हुआ है। यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती हैं और 3 भागों में इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो चंबल बेसिन, एक बनास गंगा बेसिन, एक माही का मैदान। चंबल बेसिन के अंदर अपने टॉपिक याद रखना है कि चंबल बेसिन के बहाव क्षेत्र को ही बनास बेसिन कह सकते हैं। और बीहड़ यानी डाकुओं की संसतरी रही है, जिसमें धौलपुर, कोटा या फिर सवाई माधोपुर। और आपको पता है कि चंबल में सबसे ज़्यादा जो ये डाकुओं की संसतरी रही हैं और अधिकतर जो डाकू जो फेमस डाकू हैं इन पर भी फिल्म भी बनी हुई है, फूलन देवी के ऊपर और पानसी तोमर, इस प्रकार के बहुत खूंखार डाकू यहाँ पर रहे हैं और इन पर बहुत सारी फिल्में भी बनी हुई हैं। इसके बाद में माही का मैदान, माही नदी का बहाव क्षेत्र काठल कहलाता है। माही नदी को काठल की गंगा कहते हैं और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य के भाग को छप्पन का मैदान कहते हैं। और जालौर से बालोतरा, ये याद रख लेना, नोट मैंने इसलिए लिखाया ताकि याद रहे कि मध्य जो फैली जो पर्वत श्रृंखला है या उसे पर्वत है जो छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अंतिम जो भौतिक जो प्रदेश है जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या हाड़ौती का मैदान। इसका जो मैं बताऊं कि भी निर्माण माना जाता है वो किससे माना जाता है, तो गोंडवाना लैंड से माना जाता है। और यह प्रदेश ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। ज्वालामुखी की लावा से निर्मित ऊंचा उठा हुआ समतल मैदान यानी पठार कहलाता है, ठीक है ना। तो ये भी पठार याद रखना कि भाई ऊंचा या उच्च भूमि पर समतल मैदान को ही क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। तो कुल मिलाकर राजस्थान के 6.89% भाग पर 11% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती हैं। और इसमें पढ़ेंगे महान सीमांत ब्रश। तो इन महान सीमांत ब्रश क्या है, एक गहरा गड्ढा है, यानी पहले बहुत साल पहले क्या था, एक मैं कहूँ कि एक बहुत इस लंबे एक श्रृंखला में एक दरार आ चुकी थी। और इसका जो विस्तार है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। और इस पठारी प्रदेश को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है हाड़ौती का पठार, जिसे दक्कन का लावा पठार कहा जाता है। तो विंध्यन कगार भूमि का जो विस्तार है धौलपुर से करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ तक फैले पर्वत को विंध्यन कगार भूमि कहते हैं अपन, ठीक है। तो हाड़ौती का पठार या दक्कन का लावा पठार को वापस से 2 उपभागों में डिवाइड करते हैं। एक तो गंगधार की उच्च भूमि जो झालावाड़ में स्थित है, दूसरा शाहबाद की भूमि जो बारा में स्थित है। तो ये भी आप याद करें। इसके बाद में भाट में स्थित प्रायद्वीपीय पठार एक हिस्सा प्रदेश में विस्तृत है जिसे मालवा का पठार कहते हैं। इसके अलावा पठार का कुछ हिस्सा राजस्थान में 4 जिलों यानी बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ में विस्तृत है। यहाँ पर प्राचीन काल में चौहानों का साम्राज्य था, इसी कारण हाड़ौती का पठार कहते हैं।
अब देखिए विकास कार्यक्रम यहाँ पे कौन कौन से जो प्रोजेक्ट चलाए गए थे, डेवलप प्रोजेक्ट चलाए गए। तो सबसे पहले देखो मरु विकास कार्यक्रम, ये 1977 में चलाया गया था और ये 16 जिलों में संचालित है। अरावली विकास कार्यक्रम 1974-75 में ये संचालित किया गया था, 16 जिलों में ये संचालित है। इसके बाद मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में उसको लॉन्च किया गया था। 5 जिलों में ये कार्यक्रम चलता है, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और पाली में। डांग विकास कार्यक्रम 1994-95 में ये लॉन्च किया गया था स्कीम को, और ये 8 जिलों में ये संचालित है। भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के जिले आते हैं। अब पढ़ेंगे राजस्थान की विविध भौगोलिक जो क्षेत्र के नामकरण। भाकर किसे कहते हैं, तो सिरोही जिले के पूर्व में अरावली की टेढ़ी मेढ़ी जो पहाड़ियाँ हैं उसे भाकर कहते हैं। गिरवा किसे कहते हैं, तो उदयपुर नगर के चारों ओर और तस्तरीनुमा जो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। और देश शहरों यानी उदयपुर के जरगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य हरा भरा जो क्षेत्र है, फील्ड है, उसे देश शहरों कहा जाता है। और पिंड मांड का जो मैदान है देवगढ़ राजसमंद के पास में स्थित पृथक निर्जन जो पहाड़ियाँ हैं, निर्जन जो पहाड़ियाँ हैं, मतलब विखंडित जो पहाड़ियाँ हैं, उसे अपन पिंडमांड का मैदान कहते हैं। राठ जो प्रदेश कहते हैं अलवर जिले को। तोरावाटी जो प्रदेश अपन नीम का थाना या के आसपास जो सीकर में स्थित है उनके कहा जाता है। ढूंढान आपको पता है कि जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, उत्तरी टोंक में इसका जो विस्तार है। अब पढ़ते हैं पठार। तो पठार किसे कहते हैं भाई, तो ऊंचावच उच्च भूमि पर कह सकते हैं अपन, उच्च भूमि पर समतल मैदान को अपन पठार कहते हैं। तो वही कौन कौन से जो पठार हैं, तो सबसे पहले देखिए उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ये आबू माउंट आबू में पड़ता है। और इसके बाद में दूसरा सेकंड टॉप पठार आता है आबू का पठार, ये भी माउंट आबू में। इसके बाद में बोराट का पठार, इनका जो विस्तार है वो राजसमंद, उदयपुर, गोमुंदा से लेकर कोमलगढ़ के बीच में। ठीक है, ये भी आप एडिशनल जानकारी ऐड कर लेना। ये गोमुंदा से, उदयपुर की गोमुंदा से और राजसमंद जो कोमलगढ़ से के मध्य में स्थित है। ऊपरमाल का पठार ये बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के मध्य है। बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा के मध्य में स्थित है। ठीक है, ये भी एडिशनल जानकारी ऐड कर लेना। लसाड़िया का पठार उदयपुर प्रतापगढ़ राजस्थान में स्थित है। और मेसा का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और दुर्ग के अंदर ये मेसा का पठार है। और आपको पता है कि भी राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट जो आता है वो चित्तौड़गढ़ आता है। और चित्तौड़गढ़ जो चित्रकूट जो पर्वत है यानी जो पहाड़ है, इसके ऊपर में जो समतल जो मैदान है उसे मेसा का पठार कहा जाता है। इसके बाद में कांकरवाड़ी का पठार अलवर, और मानदेसरा का पठार ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। और छप्पन का पठार ये बाड़मेर राजस्थान है। तो पठार, पहाड़ियाँ और मैदान, ये 3 चीज़ें याद कर लेना, ऑलमोस्ट आते रहते हैं। इसके बाद राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ, तो मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में स्थित हैं। और मालखेत की जो पहाड़ियाँ हैं सीकर जिले में आता है। और यहाँ हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर जिले में स्थित है, जिस पर जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर भी है। सूड़ा पर्वत ये भीन माल जालोर के निकट पहाड़ियों पर सूड़ा माता का मंदिर है। और इस पर्वत पर 2008 में राजस्थान का पहला रोप वे प्रारंभ किया गया था। रोप वे का अर्थ क्या होता है कि रोप अर्थ होता है रस्सी, वे का अर्थ होता है रास्ता। और रस्सी के द्वारा जो भी रास्ता होता है, रस्सी के द्वारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया या ले जाया जाता है, तो इसे अपन रोप वे कहते हैं। इसके बाद में मलानी पर्वत श्रृंखला ये पड़ती है भाई लूणी बेसिन के मध्यवर्ती घाटी के भाग जो मुख्यतः जालौर और बालोतरा के मध्य में स्थित हैं। इसके बाद में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ ये टोडगढ़ के समीप स्थित आता है। छप्पन की पहाड़ियाँ व नाकोड़ा पर्वत ये बाड़मेर में सिवाना पर्वत में स्थित हैं। और मुख्यतः ये गोलाकार पहाड़ियाँ, इन्हें नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। छप्पन का मैदान राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित, और इसे छप्पन का मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 56 नदी और नालों का प्रवाह है। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। और त्रिकुट पहाड़ी तो ये पड़ता है जैसलमेर जिले में। ठीक है, जैसलमेर जो किला है वो त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर है, स्थित है। ठीक है ना, और त्रिकुट पहाड़ पूछ ले तो करौली आ जाएगा। ठीक है ना, और चित्रकूट पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। तो बिराज एवं उदयपुर उदयनाथ ये जो अलवर में स्थित पहाड़ियाँ हैं, बिराज और उदयनाथ। तो
और रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है उदयनाथ से, ठीक है, तो ये याद रख लेना। मगरा, तो मगरा उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग, और यहाँ जरगा जो पर्वत चोटी भी स्थित है, और डोरा जो पर्वत है 869 मीटर जो जसवंतपुरा जो पर्वतीय क्षेत्र जालौर में स्थित है। रोजा भाकर 730 मीटर ऊंची, और ईसराना जो भाकर है 839 मीटर, और जारोल जो पहाड़ है, ये सभी जो जालोर पर्वतीय क्षेत्र जसवंतपुरा की जो पहाड़ियों में स्थित है। थैंक यू। और कैसा लगा ये सेशन, ये कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।